Hello students, welcome again in the online classes for superconductivity. This is the fourth lecture in this series and last lecture of this unit. तो अब तक हमने जो पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हम एक बार वो समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन से, जो आपके सामने है। फिर उसके बाद हमने सुपर कंडक्टिविटी पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो आपके सामने है ये अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन सुपर कंडक्टिविटी, जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अफेक्ट आपका आया था मैजनर अफेक्ट, और हमें यहाँ पे पता चला था कि आपके जो सुपर कंडक्टर हैं वो डायामैग्नेटिक हैं इन नेचर। क्लियर। फिर हमने उसके बाद किया था बच्चों आइसोटोप अफेक्ट। फिर हमने उसके बाद की थी इक्वेशंस फॉर सुपर कंडक्टिविटी, जो आपकी थी लंदन इक्वेशंस, और वहीं से हमारा आया था लंदन पेनेट्रेशन डेप्थ। क्लियर। फिर हमने किया था कि व्हाट इज द रीजन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी एंड हाउ वी कैन एक्सप्लेन द सुपर कंडक्टिविटी। तो वो दिया था थ्योरी, बार्डिन कूपर स्किफ ने थ्योरी दिया था, जिसको हम बोलते हैं बीसीएस थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू द बीसीएस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपर कंडक्टिविटी, और उस पेयर को नाम क्या दिया था, कूपर पेयर, और आप अपने सामने देख पा रहे हो कूपर पेयर को। फिर हमने उसके बाद किए थे टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर, और फिर उसके बाद हमने किया था बच्चों फ्लक्स क्वांटाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट था, जहां हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्वांटाइज्ड है इन नेचर। उसका जो एक क्वांटम है वो आपका क्या होता है, h/2e। तो ये हमने किया था फ्लक्स क्वांटाइजेशन में। और फिर हमने किया था पेपर्ड्स मॉडिफिकेशन इन लंदन थ्योरी। क्या क्लियर है यहां तक। और आज जो हम करेंगे लास्ट टॉपिक आपका है जोसेफ्सन इफेक्ट, और फिर उसके बाद जो हम फील करेंगे सुपर कंडक्टिविटी की एप्लीकेशंस को, जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे देखो, आपको पता है कि एमआरआई नहीं, जो हम एमआरआई होता है, एमआरआई में ये यूज होता है, स्क्विड्स में ये यूज होता है, सर्न में ये यूज होता है, आईटीईआर में ये यूज होता है, मैग्लेव ट्रेन्स, मैग्नेटिक जो ट्रेन्स हैं वहां पे ये यूज होता है। तो देखो कितनी सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम आज फील करेंगे। जो अब तक हमने जो मैथमेटिकल जर्नी यहां तक किया है, आज उसका रिजल्ट हम फील करने की कोशिश करेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्लियर है बच्चों। तो इस लेक्चर को देखो, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है यहाँ पे, जो सबशन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, आप खुद इसको फील कर पाओगे। तो इसको समझना और सीरियसली करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका जोसेफ्सन इफेक्ट। तो अब हम जोसेफ्सन इफेक्ट को समझने के लिए बच्चों चलते हैं अराउंड 1962। अब ये देखो 1962 को बहुत पुराने ज़माने की बात नहीं है कि हम बात करें 1900 की या हम बात करें 1500 की, या आपका ऑलमोस्ट एक नया ज़माना ही है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एट दैट टाइम दिस पर्टिकुलर इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय बीडी जोसेफ्सन। ये साइंटिस्ट का नाम है बीडी जोसेफ्सन। बाद में इन्हीं के नाम पे ही इनके इफेक्ट को नाम दे दिया गया, और ये दो तरह का होगा आपका, डीसी एंड एसी, वो हम अभी देखेंगे। अब देखो, बीडी दिस पर्टिकुलर इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय द बीडी जोसेफ्सन थ्योरेटिकली। अब यानी थ्योरेटिकली मतलब समझते हो कि उस टाइम पे कोई बीडी जोसेफ्सन के बाद बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं थे। उसके पास क्या थी, वो चीजें थी जो आज आपके पास भी, यानी आपके पास क्या है, आपके पास कॉपी है, आपके पास पेन है, और आपके पास सोचने के लिए ब्रेन भी है, नहीं। तो बीडी जोसेफ्सन ने इन्हीं टूल्स का यूज किया, बस उसमें एक और चीज जोड़ दी जो आप कभी नहीं करते। वो क्या थी, सेल्फ स्टडी। यानी उन्होंने जो है रिसर्च, देखो उसको एक नाम दिया जाता है ना बच्चों रिसर्च का, कि वहां पे उन्होंने थ्योरेटिकली, यानी का उस टाइम पे जो रिसर्च जो अलग अलग सब्जेक्टों में चल रहे थे, बीडी जोसेफ्सन ने सबको केयरफुली स्टडी किया। जैसे उन्होंने क्या किया कि एक टाइम पे आपकी क्या चल रही थी, क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपको भी आती है। तो बीडी जोसेफ्सन ने भी क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी किया, और वहां एक कंसेप्ट था, जो हम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टनलिंग। वो क्या था आपका, टनलिंग। और टनलिंग क्या होता है, टनलिंग, 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 टनलिंग एक क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है बच्चों की, व्हेन अ पार्टिकल इज फेसिंग अ बैरियर बट इट्स एनर्जी इज लेस देन द हाइट ऑफ द पोटेंशियल,
then the particle may cross this barrier if the thickness of this barrier is very thin. या आपने क्वांटम मैकेनिक्स में किया था ना, the particle may cross this barrier. ठीक है, and this phenomena of crossing the particle, though its energy is very less than the potential height, is named as a टनलिंग. ठीक है बच्चों, तो ये टनलिंग उस टाइम पे भी आ चुका था और इसी के बेस पे सेमीकंडक्टर में डिवाइस भी बन चुके थे जिसको बोलते हैं टनल डायोड, जो इसाकी ने बनाए थे बच्चों. इसाकी भी साइंटिस्ट का नाम है. तो ये आपके देखो, ये है एक डायोड जहां पे आपका ये जंक्शन है, तो वहां पे जो पार्टिकल्स हैं दे कैन टनल, नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन टनलिंग. ठीक है, तो इस डिवाइस को नाम क्या दिया था, टनल डायोड. तो जोसेफ्सन ने टनलिंग को भी स्टडी किया, टनल डायोड को भी स्टडी किया, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो टनल कर सकते हैं चाहे जो उनकी एनर्जी है वो पोटेंशियल की हाइट से कम हो. क्लियर है. अब साथ में उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी को भी स्टडी किया, जैसे आप लोग कर रहे हो ना सुपर कंडक्टिविटी, तो अब तक पूरा मैथमेटिकली आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो. तो ऐसे ही जोसेफ्सन ने पूरी सुपर कंडक्टिविटी को भी, जब तक कि 1962 तक जो सुपर कंडक्टिविटी की जर्नी हो चुकी थी, पूरा उन्होंने उसको भी स्टडी किया. अब ये तीनों चीजें स्टडी करने के बाद फिर वो टेबल चेयर पे आराम से फोकस करते हुए बैठे और फिर उन्होंने सोचा कि कैसा अलग हो सकता है, क्या नया हो सकता है. और उन्होंने वही सोचते सोचते फिर ये दोनों इफेक्ट डीसी एंड एसी थ्योरेटिकली पेपर पे ही सारे इफेक्ट दे दिए, बाद में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किए गए. जैसे ये जो इफेक्ट आया था 1962 में दिया उन्होंने थ्योरेटिकली, इसके बाद जो डीसी जोसेफ्सन पे है एक्सपेरिमेंटल इस पे डिवाइसेस बन चुके थे 1963 में, और एसी जोसेफ्सन पे 1964 में. और वो इतने इंपॉर्टेंट डिवाइस थे, वो इतने अच्छे डिवाइसेस थे कि इस इफेक्ट से बीडी जोसेफ्सन को 1973 में नोबेल प्राइज भी दे दिया गया था. तो देखो, नोबेल प्राइज अगर मिला है तो कोई छोटी चीज तो नहीं होती है बच्चे, वो तो आपको पता ही है. इसका मतलब इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस हैं. तो अब उसको आप देखो, समझने की इसको कोशिश करो सीरियसली, नहीं कि वो कैसे उसने थ्योरेटिकली इन्वेस्टिगेट किया और कैसे इसकी एप्लीकेशन आ पा रही है. तो अब यहाँ पे देखो, ये टनलिंग है और ये टनल डायोड है, यानी जंक्शन यहाँ पे बनेगा, जंक्शन. ठीक है, तो उसने यही सोचा कि जैसे यहां सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, कि अगर हम सुपर कंडक्टिंग जंक्शन बना दें, यानी हम दो सुपर कंडक्टर ले लें और बीच में एक थिन लेयर ले लें इंसुलेटर की, तो क्या होगा. तो यहां पे देखो जोसेफ्सन ने वही लिया. इन दिस जंक्शन अ वेरी थिन लेयर ऑफ इंसुलेटर इज इंसर्टेड इन बिटवीन द टू सुपर कंडक्टर. एक सुपर कंडक्टर आपका ये है, एक सुपर कंडक्टर आपका ये है, एक सुपर कंडक्टर ये है. ठीक है, जहां पे बीच में आपका क्या है, इंसुलेटर. ये आपका क्या है, इंसुलेटर. इंसुलेटर है और जिसकी जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस बहुत कम है. ये इतनी कम है, जैसे आपने कोहेरेंस लेंथ किया था ना लास्ट लेक्चर में, तो उससे भी कम ये है. सो इट इज अराउंड 10 to 20 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो उसने सोचा कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन टनल कर सकता है तो हो सकता है अब सुपर कंडक्टर के अंदर क्या, सुपर कंडक्टर के अंदर तो कूपर पेयर होते हैं, कि क्या कूपर पेयर हो सकता, क्या कूपर पेयर टनल कर सकता है. यहां पे थ्योरेटिकली उसने वही निकाला कि हां कूपर पेयर भी टनल कर सकता है. तो उससे क्या इफेक्ट आए देखो. सो व्हेन दीज टू सुपर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद द वोल्टेज सोर्स, अब आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब यहां पे देखो, जैसे ये वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया, तो यहां पे देखो, ये दो जंक्शन, यहां पे एक जंक्शन बनाना आपका. तो जंक्शन में मान लो एक ये पॉइंट आपका, जंक्शन से इस तरफ ये पॉइंट है, इस तरफ ये पॉइंट है. यहां हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर. ये जो वोल्ट मीटर है ये क्या मेजर करेगा, वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन. और ये आपका क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज. ये आपका क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज. तो जब आपने एक्सटर्नल वोल्टेज वहां अप्लाई किया, तो अब ये देखो, अब इसके अंदर जो जोसेफ्सन ने थ्योरेटिकली का मतलब समझते हो, कि उन्होंने जो है इक्वेशंस निकाली कि एक ये सुपर कंडक्टर है, एक ये सुपर कंडक्टर है, तो इसके अंदर अपना हैमिल्टोनियन है, इसका अपना हैमिल्टोनियन है. तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव फंक्शन है, यहां एक वेव फंक्शन आएगा, मान लो psi 1 है, यहां एक वेव फंक्शन आएगा आपका psi 2 है. अब इन वेव फंक्शंस की हेल्प से देखो, जो वेव फंक्शन है ना, आपको पता है कि एनी वेव फंक्शन मे बी रिटन एज ए सम स्पेशल पार्ट
सम स्पेशल पार्ट एंड सम फेज फैक्टर। अब ये देखो ना फेज फैक्टर, अब कोई तो फेज फैक्टर होगा ही, मान लो ये रीजन है फर्स्ट रीजन, ये आपका रीजन है सेकंड रीजन, तो यहां पे आपका फेज जो है phi 1 है और यहां पे आपका फेज जो है phi 2 है। क्लियर, ये फेज है। तो यहां जोसेफ्सन ने इसकी स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखी, इसकी स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखी, जंक्शन पे वहां दोनों पे अप्लाई की, दोनों मिला के, ठीक है, और फिर सॉल्व किया तो यहां पे करंट की इक्वेशन आई, बिकॉज देयर वुड बी अ सम फ्लो ऑफ करंट, और वो जो करंट क्या है आपका, करंट I इज इक्वल टू I बिकॉज ऑफ द कूपर पेयर। देखो ना यहां पे उन्होंने सुपर कंडक्टर लिए तो जो करंट लिया वो कूपर पेयर को कंसिडरेशन में लेते हुए मेजर किया। सो I इज इक्वल टू ICP एंड सम साइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू। ये देखो वेयर psi 2 एंड psi 1 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू। और ये देखो आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, बस आपको तो इस इफेक्ट को फील करना है बच्चों, ठीक है। तो ये इक्वेशन वहां से आई है, I क्या, वेयर I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू जंक्शन, I क्या है आपका, करंट फ्लोइंग थ्रू जंक्शन, और ICP क्या है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। हम इसको बोल सकते हैं इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है आपकी, इस वोल्टेज पे। अगर आप एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। और ये साइन आप देखो, अब इस इफेक्ट में देखो, जो इस इक्वेशन से जो बच्चे रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट क्या निकल के आया कि when these two junctions are connected with the external voltage source, then there is a flow of current because of the Cooper pair। नहीं, ये जो Cooper pair है उसकी वजह से करंट फ्लो होगा, और वो करंट जो फ्लो होगा, अब सुपर कंडक्टर है, यहां कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं बच्चों। अब ये जो इंसुलेटर जो लेयर है, अब यहां पे हुआ टनल वो करके गए, अगर टनल करके गए तो यानी कोई अपोजिशन यहां नहीं आया, दैट्स व्हाई द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन इज जीरो। अब ये जो वोल्टेज है ना, सो वोल्टेज V इज जीरो अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है, यानी वोल्टेज आपका जीरो है, स्टिल वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट। अब देखो करंट फिर भी फ्लो कर रहा है आपका, करंट तो पूरे सर्किट में फ्लो कर ही रहा है, लेकिन जो वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन है वो आपका क्या है, जीरो है। क्या ये क्लियर है? तो अब अगर इसको हम समराइज करें तो ये क्या है कि व्हेन a voltage is supplied to a junction between superconductor, insulator and superconductor, then what happens, we are getting a some current at a zero junction voltage, zero junction, यानी देखो वोल्टेज जीरो आई आपकी जंक्शन पे, still we are getting this kind of current and we are getting this current because of the phase difference between the two junction, जो phase difference आपका है, and we are getting this also because of the tunneling। तो देखो इस फिगर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आपका क्या है, ये जंक्शन है आपका, देखो ये इंसुलेटर है, एक तरफ ये सुपर कंडक्टर आपका सुपर कंडक्टर, एक तरफ ये आपका सुपर कंडक्टर है, तो यानी यहाँ पे क्या है, वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन यहाँ डीके करेगा और ये आपका टनलिंग होगा। नहीं, एक तरफ यहाँ पे आपका वेव फंक्शन है, ये आपका डीके है, और फिर एक ये टनलिंग होगा आपका। तो देखो ये आपका क्या है, इट इज अ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ठीक है। सो यहां पे आपका क्या है, इट इज द टनलिंग ऑफ कूपर पेयर। तो सुपर कंडक्टर है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग जीरो वोल्टेज। तो आपका क्या आएगा, जीरो वोल्टेज एट द जंक्शन। क्या ये क्लियर है बच्चों दोनों? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सो इन दिस अफेक्ट व्हेन सम वोल्टेज इज अप्लाइड टू सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर जंक्शन, देन वी आर गेटिंग अ सम करंट बट एट अ जीरो जंक्शन वोल्टेज, यानी जंक्शन वोल्टेज आपका जीरो है, स्टिल वी आर गेटिंग द करंट। और ये करंट क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द टनलिंग ऑफ कूपर पेयर्स, ठीक है। और अगर कूपर पेयर्स हैं तो देखो यहां फेज वन एक आपका, यहां जो फेज आपका सपोज इट इज phi 1, यहां फेज आपका phi 2 है, तो इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट IJ थ्रू जंक्शन इज ICP मैक्सिमम साइन ऑफ phi 2 माइनस phi 1, ठीक है। अब ये डीसी इफेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि ये देखो ना, व्हेन वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, अब जैसे वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे, देखो V अक्रॉस द जंक्शन जीरो ही रहेगी, आपका ICP बढ़ता चला जाएगा। नहीं, ICP और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक ये जाएगा। अब देखो, अब आप उसके बाद होगा क्या, ये आपका क्या है, सो दिस इज योर डीसी इफेक्ट, डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट, ये आपका क्या है, डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट।
अब नेक्स्ट आपका क्या है, एसी जोसेप्शन इफेक्ट। एसी जोसेप्शन इफेक्ट। अब एसी जोसेप्शन इफेक्ट में क्या होगा बच्चों, अब यहां पे देखो, अब आपका ये एक्सटर्नल वोल्टेज है, अब आप इस एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, ठीक है। जब आप इसको बढ़ाते जाओगे तो हो क्या रहा है, अगर यहां अक्रॉस द जंक्शन वोल्टेज जीरो है, ठीक है, अगर जीरो है तो जितनी भी आपकी क्रॉसिंग है वो सब किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द कूपर पेयर, तभी यहां पे जो वोल्टेज जीरो आपकी आ रही है, नहीं, और आपका आईसीपी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, अब देखो कूपर पेयर्स के साथ यहां पे आपके सिंपल इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो एक ऐसी प्रोबेबिलिटी, एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये जो जंक्शन है वहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो भी टनल करना स्टार्ट कर देगा, तो उस मोमेंट पे आपका क्या हो जाएगा, देयर वुड बी अ स्टार्टिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन टनलिंग। तो अलग अलग जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन टनलिंग, सिंगल इलेक्ट्रॉन टनलिंग। डीसी जोसेप्शन के केस में आपका क्या था, कूपर इलेक्ट्रॉन टनलिंग, नहीं यहां पे क्या था, पेयर था एक इलेक्ट्रॉन का जो टनल कर रहे थे। लेकिन अगर आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन टनलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो इसकी जो स्टेट है, इस साइड की जो स्टेट है, जो आपका वेव फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। और वेव फंक्शन में क्या चेंज होगा, बेसिकली फेज फैक्टर। नाउ द फेज फैक्टर बिकम्स अनस्टेबल। तो यानी ये जो फेज है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके टनल करेंगे वैसे ही आपका जो फेज है वो चेंज होता जाएगा। और अगर फेज चेंज होगा तो उस वजह से देखो, अब हम देखेंगे अगर फेज चेंज होगा तो क्या होगा। देखो फेज अगर चेंज होने से क्या होगा बच्चों, इफ देयर वुड बी अ फेज चेंज देन व्हाट हैपेंस, देयर मे बी अ सम फेज चेंज। सपोज द फेज डिफरेंस इज phi is the phase difference between the two system, so there would be a some phase change suppose the d phi by dt, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट मे बी रिटन एज द ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और आपको पता ओमेगा क्या होता है, E इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी बाय एच क्रॉस, E इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा। और यहाँ पे जो एनर्जी क्या है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन टनलिंग हम लेके चल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन E है, वोल्टेज आपने एक्सटर्नल लगाई V, सपोज V इज द एक्सटर्नल वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या होगा, EV बाय एच क्रॉस, ठीक है। लेकिन जब हम जोसेप्शन इफेक्ट में करेंगे तो यहां इसी वोल्टेज पे जो कूपर पेयर है उसकी भी तो टनलिंग होगी ना बच्चों। अगर कूपर पेयर की टनलिंग होगी तो वहां कितने हैं, वहां पे तो दो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, तो दो है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस E इज रिप्लेस्ड विद द 2E फॉर कूपर पेयर। तो कूपर पेयर के लिए जो फेज चेंज है वो फेज चेंज कैसे होगा, d phi by dt इज इक्वल टू 2EV by h क्रॉस। Clear? Where V is what? V is the voltage across this junction. क्योंकि जब सिंपल इलेक्ट्रॉन आपके टनल करेंगे तो वहां पे देखो, सिंपल इलेक्ट्रॉन तो रेजिस्टेंस को फेस करते हैं ना बच्चों, तो अगर रेजिस्टेंस आएगा तो देयर में बी सम वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस दिस जंक्शन। अगर यहां कोई वोल्टेज आएगी तभी आपका जो है फेज चेंज, रेट ऑफ फेज चेंज होगा आपका, ठीक है बच्चों। तो अब इसको सिंपल आपका जो है, देखो इस इक्वेशन में फेज चेंज था, तो यहाँ पे फेज चेंज निकालो कैसे होगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, d phi इज इक्वल टू 2EV बाय h क्रॉस dt। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, phi इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल 2EV बाय h क्रॉस t प्लस सम कांस्टेंट। नहीं, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड तो एक क्या आएगा, एट t इज इक्वल टू 0 आएगा ना। मान लो t0 पे आपका इनिशियल फेज डिफरेंस क्या था, आपका फाई नोट, तो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में रखो तो आपका जो करंट है, करंट अक्रॉस द जंक्शन क्या होगा, करंट अक्रॉस द जंक्शन I J इज इक्वल टू सम मैक्सिमम करंट, ठीक है। यहाँ पे सम मैक्सिमम करंट, I मैक्स नाम दे दिया हमने, सम मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू साइन ऑफ फेज डिफरेंस आपका क्या है, फाई, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, साइन ऑफ 2EV बाय h क्रॉस t प्लस फाई नॉट। अब ये देखो ये क्या है, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू जंक्शन व्हेन वी आर गेटिंग सम वोल्टेज एट द जंक्शन।
देखो अब आपका क्या, जब आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया, जब तक यहां वोल्टेज जीरो थी, जब तक आपका क्या था, डीसी जोसेप्शन इफेक्ट था। लेकिन जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाते गए, जैसे ही आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन टनलिंग स्टार्ट हो जाएगी, देन वी आर गेटिंग सम वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज। अब यहां डीसी वोल्टेज आ जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज दिस फेज बिकम्स अनस्टेबल, सो देयर वुड बी अ चेंज ऑफ फेज। ठीक है, फेज का चेंज होगा, और वो चेंज ऑफ फेज क्या होगा आपका 2 EV बाई एच क्रॉस। तो यहां पे हमने फेज का चेंज निकाला 2 EV बाई एच क्रॉस टी प्लस फाई नॉट। तो यहां पे जो करंट का रिलेशन आया, तो देखो करंट का रिलेशन क्या आया बच्चों, और अब इसको ध्यान से देखो। अब इसके अंदर क्या, नाउ दिस करंट अक्रॉस द जंक्शन इज नॉट अ डीसी करंट। अब देखो यहां पे तो आपका डीसी करंट था बच्चों। देखो ये तो कांस्टेंट था φ2 माइनस φ1, तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, तो आपका एक कांस्टेंट था, आपका डीसी करंट था। वोल्टेज बढ़ी, करंट बढ़ गया आपका, क्लियर। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे एक चीज देखो, ये कोई मैक्सिमम वैल्यू है, साइन एक ऑसिलेटिंग टर्म है, टी। देखो जैसे ही वोल्टेज, अब आप एक चीज देखो, जैसे ही आप इंक्रीज इसको करोगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगी। जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होगी तो बच्चों उस पे जो साइन देखो ना, इसके साथ क्या ऑसिलेशन हो गया ना, आपका ऑसिलेटरी हो गया ना ये। नाउ दिस करंट इज ऑसिलेटरी, नहीं ऑसिलेट, दिस करंट इज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ये देखो ना, आपको पता है ना साइन ऑफ ओमेगा टी होता है ना, तो यहां पे क्या होगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 EV बाय एच क्रॉस। ये देखो ये आ गया आपका, नहीं दिस इज द ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट द जंक्शन। अब यानी यहां पे जंक्शन पे जो आपका है ऑसिलेशन, और वो ऑसिलेशन किस में है, कूपर पेयर में वो ऑसिलेशन है बच्चों। ठीक है ना, तभी हमने आपका 2 E यहां पे लगाया है। तो ये आपका आया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो अब इसमें अफेक्ट अगर मैं इसको समराइज करूंगा तो क्या होगा, व्हेन V is increased further, then we are getting some voltage developed across the junction. In that case current starts oscillating, so we are getting the AC current because of this DC voltage across the junction. Clear? That's why this effect is was named as a AC Josephson effect. और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आपकी आई, वो फ्रीक्वेंसी क्या आई, 2 EV बाय एच क्रॉस। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखूंगा, आपका ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 2 EV बाय एच क्रॉस क्या होता है, h बाय 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो क्या है आपका न्यू इज इक्वल टू 2 EV बाय एच। अब यहां पे अगर हम नंबर इसको रखते हैं, देखो अगर मैं वोल्टेज को, यानी जो वोल्टेज V क्या अक्रॉस द जंक्शन, अगर देखो यहां पे मैंने लिखा है द ड्रॉप ऑफ मियर 1 मिलीवोल्ट। अब ये देखो ना कितना कम वोल्टेज है, अक्रॉस द जंक्शन प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 3 × 10⁻12 ऑसिलेशन। ये देखो ना आपका जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा आया है बच्चों, नहीं ये देखो ना यहाँ पे इतनी 1 मिलीवोल्ट ही कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रही है। ठीक है, अब एक चीज और देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या निकल के आया, इस इक्वेशन से निकल के आया ना, एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू 2 EV। ठीक है, यानी अगर आपका कोई फोटोन 2 EV एनर्जी का है, सो दैट इज एब्जॉर्ब्ड एट द जंक्शन बाय अ 1 कूपर पेयर। यानी एक कूपर पेयर कितना फोटोन को, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा बच्चे, 2 EV को। अभी एनर्जी देखो कितनी कम है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से, यानी हम यहाँ AC जोसेप्सन इफेक्ट से, कि जो वोल्टेज को नोट करके देखो ना अक्रॉस द जंक्शन वोल्टेज को नोट करके हम H बाय E वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सबसे एक्यूरेट ये एक्सपेरिमेंट है H बाई E की वैल्यू को मेजर करने का बच्चों। नहीं देखो ये एक्सपेरिमेंट जो है जिसको हम बोलते हैं AC जोसेप्सन इफेक्ट। क्या ये क्लियर है? मैं फिर अभी रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि व्हाट इज द DC जोसेप्सन इफेक्ट एंड व्हाट इज द AC जोसेप्सन इफेक्ट। देखो DC जोसेप्सन इफेक्ट क्या है कि आपने देखो दो सुपर कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटर डाल दिया जिसकी थिकनेस बहुत कम थी, आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया, सो वी आर गेटिंग अ सम वैल्यू ऑफ डीसी करंट दो एट अ जीरो जंक्शन वोल्टेज है यहाँ पे। और ये किसकी वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द टनलिंग ऑफ कूपर पेयर। क्या बात क्लियर है? इन द डीसी जोसेप्सन इफेक्ट एसी के अंदर क्या होता है कि व्हेन दिस वोल्टेज इज इंक्रीज्ड फर्दर, सो व्हेन वी आर गेटिंग नाउ वी आर गेटिंग अ सम डीसी वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन।
Okay, now we are getting the DC voltage across the junction. Now the current starts oscillating. Current start oscillating with some frequency. Okay, that's why this effect is known as the AC Josephson effect. और ये कब आता है? When we are getting the single electron tunneling. जब सिंगल इलेक्ट्रॉन टनलिंग भी होगी तो जंक्शन पे जो है आपका कूपर पेयर भी टनल करेगा। तो एक कूपर पेयर के लिए हमने कैलकुलेशन किया है, तो कूपर पेयर वहां पे एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा जो इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 2EV/H क्रॉस होगी बच्चों। और इस एक्सपेरिमेंट की, इस पर्टिकुलर इसी AC जोसेफ्सन की जो एप्लीकेशन है कि फ्रॉम हियर वी कैन डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ H/E। क्या ये क्लियर है? अब इसको देखो, जोसेफ्सन ने ये दे दिया, AC DC उन्होंने अपने इफेक्ट, अपनी कैलकुलेशन दे दी। आपको क्या लगता है ये जो सिंपल इक्वेशन है ये इतनी जल्दी आ गई होगी? इसके लिए पूरा क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हुई बच्चों, जो कि अभी आपके वो सिलेबस में नहीं है। अभी जस्ट आपका एक आइडिया है कि AC और DC जोसेफ्सन इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पे देखो, अगर एक जंक्शन का ये बिहेवियर है तो अगर हम यहां डबल जंक्शन लगा दें, यानी अगर मैं दो जंक्शन ले लूं तब उसमें क्या होगा? अब देखना, वो एकदम एक गजब की एप्लीकेशन आपकी आएगी जिसको हम बोलते हैं स्क्विड। तो अब हम करेंगे बच्चों स्क्विड। क्लियर? अब नेक्स्ट है बच्चों स्क्विड। ये मोस्ट सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर है, बहुत छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। और ये देखो ये कैसे बना, ये जो जोसेफ्सन इफेक्ट है ये वहीं से आया। वहां पे हमने भी क्या लिया था? सिंगल जंक्शन लिया था, यहाँ पे आपके दो जंक्शन है। और इसका जो नाम जो स्क्विड है वो इसके प्रिंसिपल पे बेस है। S मीन्स सुपर कंडक्टिंग, QU मीन्स क्वांटम, I मीन्स इंटरफेरेंस और डिवाइस। सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। कैसे? ये देखो आपने क्या लिया, दो जंक्शन यहां पे ले लिए, सुपर कंडक्टर है ये आपका क्या? सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ठीक है। ये पूरा जो ट्यूब है ये सुपर कंडक्टर की ट्यूब है बच्चों। अब यहां पे क्या ले लिया? थिन इंसुलेटर जो सीट यहां ले ली, थिन इंसुलेटर सीट यहां ले ली। तो एक जंक्शन यहां पे हो गया आपका जोसेफ्सन जंक्शन, एक जंक्शन आपका यहां पे हो गया। और सपोज व्हेन करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, करंट अगर फ्लो करेगा तो यहां से वो करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक इस जंक्शन से क्रॉस होगा, एक इस जंक्शन से क्रॉस होगा, वापस वो दोनों मिलके एक प्रॉपर एक करंट आपका बन जाएगा। व्हेन दीज टू एंड्स आर कनेक्टेड विद द वोल्टेज सोर्स, ठीक है, तो आपके पास यहां क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा बच्चों। अब एक चीज देखो यहां पे, अब हमने यहां क्या लगाया? नाउ व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? अब एक चीज देखो, यहां पे फेज चेंज है, यहां पे फेज चेंज है। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट को अफेक्ट करता है। अगर उसको अफेक्ट करेगा तो उसका फेज चेंज होगा। और अगर फेज चेंज, देखो यहां और यहां में अगर फेज चेंज होगा तो फेज के बाद क्या, यहां अल्टरनेटिंग करंट है ना, यहां पे अल्टरनेटिंग करंट है यानी AC करंट है। तो यहां इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? उनका इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की वजह से आपके पास एक वेरिंग जो आपका करंट आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अगर मैं B चेंज करूंगा, देखो B व्हेन B इज अप्लाइड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ये देखो ना, ये आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया B, मैंने परपेंडिकुलर अप्लाई किया, तो जैसे ही मैं B अप्लाई करूंगा तो I में चेंज आएगा ना, क्योंकि बच्चों फेज चेंज होगा। और आपने देखा अभी अगर फेज चेंज होगा तो I में चेंज आएगा ही। तो यहां पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर हम B चेंज करेंगे तो जोसेफ्सन करंट में कितना चेंज आएगा, तो ये देखो यहां पे मैंने दिखा रखा है कि व्हेन B चेंज्ड देन देयर वुड बी सम चेंज इन जोसेफ्सन करंट। ये देखो ये चेंज, ये आ रहा है ना चेंज। ये चेंज क्यों आया? बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो फेज चेंज होगा, फेज चेंज करोगे तो इंटरफेरेंस का I चेंज होगा ही होगा बच्चों। क्लियर? तो यहां पे एक चीज देखो, इसी चीज को मैंने, ये इंपॉर्टेंट है तभी यहां पे मैंने लिख दिया और आप भी इसको नोट कर दो। व्हेन B इज अप्लाइड देयर इज ए फेज चेंज एट द टू जंक्शन, सो द इंटरफेरेंस बिटवीन द टू फेज, देखो ना यहां पे जो होगा इंटरफेरेंस, टू फेज हैपन्स एंड रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ जोसेफ्सन करंट, ठीक है। यहां जोसेफ्सन करंट में चेंज होगा एज मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी तभी मैंने यहां पे लिख दी। और ये फिगर यहां दिखाया हुआ है कि जैसे अगर हम B चेंज करेंगे, देखो B 0 है तो यहां पे है, जैसे ही अगर हम B चेंज करेंगे माइन्यूट सा चेंज किया, कितना चेंज किया है देखो, ईच ऑसिलेशन correspond to the change in the
फ्लक्स क्वांटम h/2e, जिसे मैं h/2e चेंज करूंगा तो यहां से यहां आ जाऊंगा, फिर h/2e चेंज करूंगा तो यहां से यहां आ जाऊंगा बच्चों। तो एक चीज देखो, यानी अगर मैं ऑसिलेशन काउंट करूं यहां पे एक्सपेरिमेंट में, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। और कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकता है इसको, 2.0 इंटू 10⁻⁻15 टेस्ला मीटर स्क्वायर। देखो 10⁻⁻15 टेस्ला, यानी कितना कम वैल्यू है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो हम यहां सेंस कर सकते हैं। तो ये सेंसर किसका बना, आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का सेंसर बना ना बच्चों, और इसको नाम क्या दिया, स्क्वेड का। क्या ये क्लियर है अब आपको? और ये इतना, मतलब ये इतना कम मैग्नेटिक फील्ड को भी सेंस कर सकता है। जैसे हमारा जो ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन से में भी क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स भी क्या मैग्नेटिक फील्ड पे तो काम करते ही ना, तो ये न्यूरॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड को तक डिटेक्ट कर सकता है। तभी जो न्यूरोलॉजिस्ट है वहां पे जो है इस डिवाइस को यूज करते हैं। क्या ये क्लियर है? तो यानी यहां से जो आपका बनेगा वो मोस्ट सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर, जैसे आपका ये दिखा रखा है, देखो यहां फिगर में भी है। तो ये एक एप्लीकेशन होगी ना सुपर कंडक्टिविटी की, और इसका सिर्फ ह्यूमन ब्रेन के लिए मैपिंग में यूज नहीं है। यहां पे जैसे अर्थ के अंदर जो है अलग अलग जो आपके मिनरल्स हैं, तो उन मिनरल्स को डिस्कवर करने के लिए भी हम यूज करते हैं, क्योंकि सबका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक फील्ड वो डेवलप कर रहे हैं। नहीं, तभी हमें पता चलता है कि अर्थ के बगैर अर्थ को जो है अंदर जाए हुए हम पता कर सकते हैं कहां कौन कौन से मिनरल्स हैं। ठीक है, तो वो भी इसकी एक एप्लीकेशन है। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो आप वापस जाके दोबारा इस चीज को समझ सकते हो। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आप एप्लीकेशन में फील कर ही रहे हो। ठीक है, हाँ बच्चों, लास्ट में करते हैं सुपर कंडक्टिविटी की एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशंस को देख के पता चलेगा कि सुपर कंडक्टिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो यहाँ पे जैसे जो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वो हम वही करते हैं जो हमने अभी बोर्ड पे किया हुआ, जो स्क्विड आपका किया था, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। ठीक है, जैसे आपका जो स्क्विड है ये आपका क्या है बच्चों, इट इज़ अ मोस्ट सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर, जैसे हमने अभी बताया था ना। देखो जो इसके यूज हैं बच्चों, देखो आपके सामने दिख रहे हैं। जो स्क्विड है ये हम कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या कर सकता है, देखो ये स्टोर कर सकता है बड़ी छोटी वैल्यू को मैग्नेटिक फ्लक्स के, फिर ये स्टडी कर सकता है अर्थक्वेक्स को, फिर ये डिटेक्शन कर सकता है अलग अलग जो है आपकी इम्प्योरिटीज को, ये आपके डिटेक्ट कर सकता है जो ब्रेन के या हार्ट के जो सिग्नल्स हैं, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकता है। क्या क्लियर है? स्क्विड के बाद जो, अब स्क्विड से होगा क्या बच्चों, देखो ये बहुत कम वैल्यू को स्टोर करेगा। अब देखो आप एक मेरी बात, अगर ये बहुत कम वैल्यू को स्टोर कर सकता है तो यहाँ से अब जैसे अब तक जो आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप्स हैं, आपको पता है कि ये सब किस पे वर्क करते हैं, 0101 उसको बोलते हैं बिट्स, वो आपके क्या है, बिट्स। ठीक है, ये बिट्स हैं वो आपके क्या है, 01। तो अभी के जो कन्वेंशनल आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप्स हैं वहां पे ये वोल्टेज के लेवल्स हैं, लोअर वोल्टेज, हायर वोल्टेज, और फिर हम यूज करते हैं आपका फर्दर एफईटीज का इनका प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन जो फ्यूचर के आपके जो कंप्यूटर्स है वो आपके होंगे क्वांटम कंप्यूटर, जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है वो क्वांटम कंप्यूटेशन है। लेकिन वहां पे जो बिट्स होंगी वो क्या होंगी, क्यूबिट्स। क्यूबिट्स क्या है, ये क्वांटम बिट्स। क्वांटम बिट्स का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये चलेंगी। जैसे देखो आपके सामने ये है, ये दो रिंग यहाँ पे दिखा रखे हैं, एक में जो है जो आपका सुपर कंडक्टिंग करंट की ये डायरेक्शन है, और एक में जो है सुपर कंडक्टिंग करंट की अलग डायरेक्शन है। तो दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो ऑटोमेटिकली अपोजिट ही होगी बच्चों। तो यहाँ अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहाँ क्वांटम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, तो यानी ये जो फील्ड की वैल्यू है ये बहुत कम है। तो इसकी हेल्प से दो क्यूबिट्स बनाई हैं, और इन्हीं क्यूबिट्स यानी सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स की हेल्प से आप ये देखो, ये आईबीएम में इसी बिट्स की हेल्प से फिर ये एक प्रोसेसर और फिर उसके बाद कंप्यूटर आपके सामने है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटेशन। क्लियर? जो थर्ड इसकी एप्लीकेशन है बच्चों एमआरआई है। एमआरआई सबको पता ही है क्या है, कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी ये क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के टिश्यू लेवल पे जाके वहां मैग्नेटिक फील्ड को डाल के उसी की एक मैपिंग क्रिएट करते हैं, यानी ताकि हमें अंदर पता चल जाए कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों इसकी मैगलेव ट्रेन्स। ये देखो आपको दिख पा रही है, मैगलेव ट्रेन्स क्या है, जो बहुत फास्ट
नहीं, कितनी फास्ट चलती हैं वो 500-600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं बच्चों। देखो इतनी फास्ट तो एरोप्लेन भी चलते हैं और उतनी फास्ट वो ट्रेन चलती हैं। तो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं वो? मैग्नेटिक लेविटेशन पे काम करती है, जो हमने मैजेंडर इफेक्ट में किया था ही। और ये देखो, ये जापान की जो है आपके सामने मैग्लेव ट्रेन दिखा रखी है, और ये अलग अलग इमेज में आप देख पा रहे हो कि वो कैसे उसको ऊपर उठाया जाता है और कैसे उसको आगे चलाया जाता है। क्या क्लियर है? अभी इंडिया में थोड़ा सा आने में टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको समझ तो सकते ही हैं कि मैग्लेव ट्रेन्स क्या है। ओके बच्चों, मैग्लेव ट्रेन्स के बाद जो नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन है वो आपका क्या है? देखो ये जैसे याद करो, एक बार मैंने क्लास में आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड के बच्चों, पूरे वर्ल्ड में आज 2 रिसर्च प्रोजेक्ट हैं जो बहुत बड़े हैं। एक आपका है ITER, ठीक है, जो कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को बनाने की कोशिश वहां पे कर रहे हैं, और इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज एक साथ लगी हुई है। नहीं तो यहां जब वो जो फ्यूजन, अब आप एक देखो ना, जब फ्यूजन होगा तो इतनी ज्यादा जब एनर्जी जनरेट होगी तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल वहां पे करेगा आपका जो इसको हम मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट करते हैं वहां पे उसकी, तो जो प्लाज्मा वहां पे बनेगा तो उसकी मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट होगी। तो जो इतना ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सुपर कंडक्टर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आपको पता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे अब तक प्रोड्यूस किया जा चुका है? 13 टेस्ला। तो ये देखो आपके सामने, ये है बच्चों एक ITR की पिक्चर, जहां पे देखो ये कितना एक कॉम्प्लिकेटेड आपका स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर बीच में फ्यूजन रिएक्टर बनेगा। उसको कन्फाइन करने के लिए आपका जो है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट होगी, और बाकी फिर उसकी एनर्जी को लेने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, और कितनी सारी कंट्रीज इसमें लगी हुई है। क्योंकि एक चीज देखो, अगर एक बार ये बन गया बच्चों, तो कितना आपका जो एनर्जी है वो एक क्लीन एनर्जी। अदरवाइज तो भी फ्यूजन जो रिएक्टर हैं वो थोड़े से जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर ये बन पाया तो ये फ्यूचर का जो एक एनर्जी सोर्स आपके सामने होगा। ये बच्चों सबसे बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट है आज के दिन। क्लियर? ITR के बाद है नेक्स्ट है ये सर्न का मैंने बताया था, जहां पे आपका जो एक्सपेरिमेंट जो जेनेवा में जो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की सच्चाई यूनिवर्स की क्या है, यानी हम किस चीज के बने हुए हैं। एक चीज देखो ना, अभी तो हम आपको बोलते हैं कि हम एटम्स के हैं, मॉलिक्यूल्स के हैं, लेकिन ये बताओ ना, एटम्स के अंदर भी तो कुछ है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? अब उसके लिए तो तोड़ के देखना पड़ेगा ना न्यूक्लियस को। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को तोड़ के देखने की कोशिश की जा रही है, जिसको बोलते हैं LHC, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। तो ये आपका जिनेवा में है, आप देख पा रहे हो। देखो 27 किलोमीटर की एक टनल है बच्चों, 27 किलोमीटर सरकमफ्रेंस की आपका है, जहां पे सुपर कंडक्टर्स का यूज करके हम उसको एक्सेलरेट करते हैं आपके जो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस को है, और फिर बाद में उसका कोलिजन करेंगे। यहाँ डिटेक्टर पे देखो, डिटेक्टर आपके दिख रहा है। फ्यूचर में इसको रेडियस 100 किलोमीटर बढ़ाने की बात चल रही है बच्चों ने। अभी 27 है तो फिर ये 100 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी का बहुत जबरदस्त यहाँ यूज किया जा रहा है। ठीक है, हाँ देखो बच्चों, अब आपने देखी इसकी एप्लीकेशंस, तो अब इतनी सारी एप्लीकेशंस देख के आप रियलाइज कर सकते हो कि कितना फैसिनेटिंग टॉपिक है आपका। नहीं, तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एप्लीकेबिलिटी कितनी गजब है इसकी। नहीं, डायरेक्ट हम यूज कर पा रहे हैं, इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। देखो, जब इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इतने लोगों ने इसमें काम किया है, तो नो डाउट बच्चे देखो इसमें जो है अचीवमेंट इतनी ज्यादा है, तो नोबेल प्राइज इसमें बहुत ज्यादा होंगे। और अब तक सुपर कंडक्टिविटी में 6 नोबेल प्राइज अलग अलग दिए जा चुके हैं बच्चों। देखो आपके सामने जो इमेज दिख रही है ना, अब इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे होगे कि 1913 में के ओन्स को नोबेल प्राइज मिला, 1972 में बार्डिन कूपर स्किफ को नोबेल प्राइज मिला, 1973 में जोसेफसन जो मैंने बताया था उसको नोबेल प्राइज मिला, साथ में उसको टनलिंग के लिए और लोगों को भी मिला था। फिर उसके बाद देखो मूलर को मिला, जो आपके जो हाई टेम्परेचर जो सुपर कंडक्टर है वहां 1986 में मिला। फिर उसके बाद 1991 में एक फील्ड में और मिला, और 2003 में भी सुपर कंडक्टिविटी के फील्ड में एक और नोबेल प्राइज मिला है। अब देखो बच्चे, आपके सामने उन लोगों की पिक्चर है जिनको नोबेल प्राइज मिले हैं सुपर कंडक्टिविटी के फील्ड में। अब आप देखो इन लोगों को ध्यान से देखो बच्चों, फील करो कि इन्होंने पूरी लाइफ
ये रिसर्चर्स थे, ये साइंटिस्ट थे, दिन रात इन्होंने मेहनत करके हम लोगों के लिए, एक पूरी सोसाइटी के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ें दी हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को एक मोस्ट कंफर्टेबल वे में जी पाएं। क्योंकि एक चीज़ देखो ना, आज हमारे पास एसी है, आज कार है, आज मोबाइल है, आज लैपटॉप है, और फ्यूचर में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आएंगी। लेकिन वो क्यों आ पा रही हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग वो अच्छा काम कर पा रहे हैं बच्चों। तो एक चीज़ देखो, इस यूनिट की हेल्प से हमने देखा कि कितने लोगों ने काम किया। कम से कम हम, ठीक है, हमारे पास करने की अपॉर्चुनिटीज़ आगे होगी। आई एम श्योर कि आप भी बहुत अच्छा काम करोगे, लेकिन आज के दिन कम से कम हम उन लोगों के कंसेप्ट्स को समझ तो पाए। देखो, उन्होंने तो इन्वेंट किए थे, डिस्कवर किए थे, हम समझ तो पाए कि वो चीज़ कैसे हुई थी। नहीं, बस आपको तो इतना ही करना है ना बच्चों। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस यूनिट में पूरी सुपर कंडक्टिविटी के मैथमेटिकल पैटर्न को समझा होगा और जो इसकी एप्लीकेशंस है उसको फील किया होगा। अगर फिर भी आपको कोई बच्चों प्रॉब्लम आती है तो आप वापस जाके वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से दोबारा देख सकते हैं और सेल्फ स्टडी करके आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ हमने सुपर कंडक्टिविटी को पूरा कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब आप अपनी इसकी प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो और एग्जाम के लिए अपना इस यूनिट की जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।